बताइए तो क्या कंफ्यूजन था। समझ गए मैम। समझ और गया। उसका टेंजेंट का कर दिया है। टैकल। वाई माइनस वाई वन इक्वल टू हाँ तो ये तो हम बोले डी वाई डी एक्स वाई माइनस वन। मैंने माइनस तो आपको ये तो व्हाइट बोर्ड पे भी लिख के बताया ना, वाई माइनस वाई वन स्लोप एक्स माइनस एक्स वन। तो ये वो पॉइंट है। वैल्यूज पुट कर दो। अब नॉर्मल में रख के देखो, मुझे बताओ नॉर्मल का इक्वेशन क्या होगा। नॉर्मल में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है टेंजेंट और नॉर्मल में। जो स्लोप होगा। मैम नॉर्मल आ गया। बताइए क्या आ रहा है। 8x/3√3 8x माइनस 8xy। y अच्छा 8। 3√3 हाँ ठीक है ठीक है। माइनस 4y -4y y। प्लस 17a/9। जैसे देखो हमारे पास क्या बोल रहे हैं आप, 8x आ रहा है, ठीक है 8x माइनस बटा 3√3 8x बाई यहाँ पे थे 3√3 3√3, ठीक है। नहीं y 8x के नीचे 3√3 8x डिवाइडेड बाई 3√3। यस मैम। अच्छा 3√3 माइनस 4y -4y इज प्लस 17a/9 17a/9। इक्वल टू 0। अच्छा देखते हैं क्या आ रहा है। इक्वल टू 0। एक्चुअली देखो क्या आ रहा है क्वेश्चन, हम लोग एक बार पुट करके देख लें क्या आ रहा है। जो टर्म कंप्यूटर बड़ा नहीं देख सकता है। I had the question was computer. y minus y1, so इक्वेशन ऑफ नॉर्मल तो आपको पता है, हम लोग लिखते हैं y माइनस वाई वन, जो स्लोप है -1 dy by dx एट दिस पॉइंट, जो भी पॉइंट मेंशन रहेगा। तो ये है हमारा x, सिंपली एक्स वाई लिख देते हैं। एक्स वाई आपको पता है a√3 है और वो है। दिस इज इक्वल टू x माइनस एक्स नॉट या फिर x माइनस एक्स वन। अब ये जो वैल्यू है y तो एज इट इज रहेगा। y1 का वैल्यू क्या आया था a/4, तो हम लोग a/4 रहने देते हैं। दिस इज इक्वल टू -1 और डिवाइड बाई डी एक्स हमारा आया था 3√3/8। तो यहाँ हो जाएगा, लिख लो फर्स्ट स्टेप पे 3√3/8 इंटू यहाँ x माइनस एक्स वन। सो x एज इट इज और x1 जो है वो हमारा है a/√3। सिंप्लीफाई करेंगे, ये टर्म उधर ऊपर चला जाने वाला है। तो पहले तो इस टर्म को लिख लो -8/3√3। 3√3 मल्टीप्लीकेशन में करेंगे तो इधर भी लिख सकते हैं, या फिर पूरा सेट ही ला के इधर मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर 3√3 इधर मल्टीप्लाई करते हैं आप, तो टर्म आ जाएगा 3√3 y माइनस, इस टर्म से भी मल्टीप्लाई होगा तो 3√3a। गलत है मैम, मेरा वाला गलत है। अच्छा
3√3a divided by 4. This is equal to माइनस, तब हम ये लाए हैं ऊपर में, तो 8 आपका यहाँ लिखा हुआ है, इस चीज़ को हटा दो यहाँ से। दिस इज -8 और x, -8x हो जाएगा, प्लस साइन माइनस माइनस प्लस a/√3। तो a हमारा ऑलरेडी है और 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है -8 से, तो 8a/√3। अब इसी को सिंप्लीफाई कर लो, जो रिजल्ट आएगा वही हमारा इक्वेशन ऑफ नॉर्मल है। x वाले टर्म को इधर, y वाले टर्म को इधर, तो आपको पता है दिस टर्म इज फॉर y, दिस टर्म इज फॉर x, तो इधर आ जाइएगा तो हो जाएगा 8x। बस एक टर्म जो इक्वेशन के फॉर्म में आ रहा है वो हम एक जगह कर लेते हैं, 8x प्लस 3√3y, ठीक है, ये हमारा जो टर्म है वो होगा। और साथ में आप देख सकते हो दिस टर्म इज अ कांस्टेंट, दिस टर्म इज अ कांस्टेंट, तो ये कांस्टेंट को आपको बस सिंप्लीफाई कर लेना है। 8a/√3 आपका इधर ऑलरेडी था पॉजिटिव, ये नेगेटिव में इधर है, इधर लाओगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 3√3 और इस टर्म को डिवाइड करना है बाय 4। ये कैलकुलेशन आप कर लीजिए, यहाँ a भी है, तो ये टर्म को कॉमन लेके सिंप्लीफाई करके जो आएगा वो कांस्टेंट, और दिस इज द इक्वेशन, ठीक है। 4√3 का एलसीएम ले लो, सिंप्लीफाई करो, देखो क्या आता है। वैसे एक, अच्छा ये चीज पहले बनाइए फिर, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा ना, क्लियर है ना? यस मैम। चलिए ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट। जब नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, देख एक क्वेश्चन और दे रहा है, ये हमारा, अच्छा ये इक्वेशन किस चीज का है, एलिप्स वाला ना। एक इक्वेशन है एलिप्स का जो टच करता है, टचेस द कर्व दिस, सॉरी, prove that this touches the curve this at the point where the curve crosses the axis of y। यहाँ पे इंफॉर्मेशन दो कर्व का ही दिया है और ये बताया जा रहा है कि ये दोनों कर्व एक दूसरे को टच कर रहा है जहाँ वो क्रॉस कर रहा है y एक्सिस पे। तो एक कर्व हमारा ये है, दूसरा कर्व ये है, टचेस बोथ द कर्व एट द पॉइंट, और वो पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंजेंट बना रहा है, मतलब वो पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रहा है एक दूसरे को, दोनों कर्व जहाँ y एक्सिस को क्रॉस करता है वहाँ। तो अब देखो इंफॉर्मेशन यहाँ क्या है, पॉइंट के टर्म में दिया नहीं है। जब पॉइंट के टर्म में इंफॉर्मेशन नहीं है तो आपको y एक्सिस पे टच कर रहा है, ये जो पॉइंट लिखा है ना, आपको इसको एज अ हिंट लेना पड़ेगा। y एक्सिस पे टच कर रहा है, दैट मीन्स जो हमारा कर्व आ रहा है वो x कोऑर्डिनेट, चूंकि y एक्सिस पे टच कर रहा है तो x कोऑर्डिनेट वहां 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू 0 रख दे रहा है। जैसे देखो y कोऑर्डिनेट पे है, सो पुट द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 0, और x का वैल्यू उसमें 0 रखो, e⁻0, e⁻, माइनस ये है ना -x/a, ये 0 हो जाएगा। अब y का वैल्यू क्या आ गया, b⁻0, सो सिंपली e⁻0 का वैल्यू वी नो 1, सो y का वैल्यू b आ गया। ये कैसे मिला, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट से हमें हिंट मिला कि y एक्सिस को टच कर रहा है, दैट मीन्स वहाँ x एक्सिस 0 होगा। अब x एक्सिस 0 होगा तो हम कर्व का वैल्यू निकाल ले रहे हैं, तो यहाँ से हमें मिल गया y का जो पॉइंट है दैट इज दिस, y इज इक्वल टू b। अब y का वैल्यू b मिल गया और x का वैल्यू 0 हो गया, मतलब आपको ये पॉइंट मिल गया। अब इस पॉइंट को, इस पॉइंट पे आप टेंजेंट निकाल सकते हो। अब एक इक्वेशन का जो कर्व है, इस कर्व की बात करें तो इस कर्व पे हम टेंजेंट निकाल सकते हैं। अब dy/dx डिफरेंशिएट करिए, dy/dx डिफरेंशिएशन के लिए क्या करना होगा, b एज ए कांस्टेंट e⁻⁻x/a है,
इसका डिफरेंशिएशन जब x के रिस्पेक्ट में करोगे तो क्या होगा, v इंटू e टू द पावर माइनस एक्स बाई ए, और x बाई ए का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई ए, ये आ गया। ये टर्म ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए सिंपली, ये आ गया। अब इसमें करना क्या है, dy बाई डी एक्स एट दिस पॉइंट, सो वैल्यू डाल देना है x का, तो x का वैल्यू, y का वैल्यू डालेंगे। मैम तो यहाँ पे y एक्सिस 0 कैसे हुआ? y एक्सिस कहाँ 0 हो रहा है, x 0 हो रहा है ना। अरे y एक्सिस पे कर्व, ये सब तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना। जैसे मान लो कोई भी पॉइंट है, ये पॉइंट है, बोला गया y एक्सिस पे टच कर रहा है, दैट मीन्स y एक्सिस पे टच कर रहा है मीन्स क्या, y एक्सिस पे है, कोई कर्व ऐसे पास कर रहा है, तो इस पॉइंट पे क्या होगा, x एक्सिस इज 0, x का कोऑर्डिनेट क्या होगा, होगा 0। यस मैम, जब x एक्सिस मैम, तो जब x एक्सिस पे कर्व करेगा तो फिर y एक्सिस 0 हो जाएगा। हाँ, जब यहाँ पे बोल दे अगर कोई पॉइंट कर रहा है, सपोज ऐसा कुछ कर्व बात कर रहा है, दैट मीन्स एट दिस पॉइंट x y is 0, एट दिस पॉइंट x is 0, वही टर्म यूज कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ना कुछ तो आपको हिंट देगा ना, टैंजेंट बन रहा है, कहाँ बन रहा है, या तो पर्टिकुलर पॉइंट बता दे, या तो कोई हिंट किया जाए आपको उसके लिए। तो यहाँ बस हिंट किया गया है, क्रॉस कर रहा है y एक्सिस पे, और y एक्सिस पे क्रॉस कर रहा है, दैट मीन्स एट दैट पॉइंट अगर हम टेंजेंट की बात करें तो x 0 हो जाएगा। तो अब x 0 हो जाएगा तो x का वैल्यू 0 करके जो y का वैल्यू, जैसे लास्ट क्वेश्चन में क्या किया था, y का वैल्यू पता था तो x का वैल्यू निकाल लिया था ना, और यहाँ पता चल गया जो है वो 0 है, तो y का वैल्यू निकाल दिए, तो x और y दोनों मिल गया। जब दोनों मिल गया तो दोनों वैल्यू को पुट कर लो इक्वेशन में, dy बाई डी एक्स में, तो टेंजेंट मिल गया, dy बाई डी एक्स मिल गया एट दिस पॉइंट। जब ये मिल गया तो टेंजेंट ऑफ इक्वेशन निकाल लो, y माइनस y1 क्या था, b डिवाइडेड बाय स्लोप जो है वो हमारा वो लिख लिए, x माइनस x1 क्या था 0, सो ये जो टर्म देगा दैट इज द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, दैट्स इट। अब इसी को देखो, इसको ऐसे लिखा है, और इन दोनों में ये जो लिखा है ना लास्ट इक्वेशन, देखिए ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों सेम ही चीज को मीन कर रहा है। क्या किया है, ए बी में से दोनों को डिवाइड कर दिया है, ए बी में दोनों साइड से। जब इसमें बी डिवाइड करोगे तो क्या होगा, एक्स बाई ए आ जाएगा, इसमें डिवाइड करोगे तो वाई बाई बी आ जाएगा, दैट इज 1, सिंपली बता दिया। ठीक है, एक बार देख लीजिए क्या है, फिर मुझे बताइए। क्लास स्किप करने से यही होता है। आप लोगों को भी फील होता है कि नहीं, स्किप करने से प्रॉब्लम होती है? भी क्लास कर रहे थे तो स्किप नहीं करना चाहते मैम कोई भी क्लास, बोलिए कारण है थोड़े। ठीक है, इस तरह से हम लोग कर्व, अगर हिंट भी दे रहा है ना तो कैसे पॉइंट निकालना है, ये है। यहाँ पे हम लोगों ने ये जो दोनों क्वेश्चन डिस्कस किया है ना, वो पॉइंट के बेसिस पे, दैट मीन्स एक पॉइंट गिवन है, अगर दूसरा पॉइंट गिवन, दोनों पॉइंट पीडीएफ शेयर कर दीजिएगा। अच्छा ठीक है, दोनों पॉइंट गिवन है तो दोनों पॉइंट हम लोग डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लेते हैं। अगर पॉइंट नहीं गिवन है तब क्या होगा। अच्छा ये क्वेश्चन देखो तो लगता है कोई चांसेस दिख रहा है, बन सकता है। Show that all the points on the curve this at which the tangent is parallel to x-axis lie on a certain parabola. Certain parabola, ये जो इक्वेशन दिया है ना, दिस इज द इक्वेशन ऑफ parabola। एक्चुअली इक्वेशन ऑफ parabola है जहाँ y स्क्वायर इज इक्वल टू, आप देखते होंगे 4ax लिखा रहता है, और x की जगह ये है, x इज इक्वल टू x प्लस सम एंगल, a टाइम्स सम एंगल।
और टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं एंड दैट टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट है, देन शो करना है। कि वो लाई कर रहा है ऐसा। पॉइंट निकालने में प्रॉब्लम है ना, पॉइंट निकालने में पॉइंट यहाँ तो नहीं दिया। अच्छा, लाई ऑन ए सर्टेन पैराबोला पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अच्छा, ये लाइन बताइए तो जरा, ये लाइन क्लियर है? इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस देन dy by dx is equal to 0। अच्छा, पैराबोला का इक्वेशन कर्व किसी को याद है? कैसा दिखता है पैराबोला? ये बताओ, पैराबोला कैसा दिखता है, ये याद है? यस मैम, हाँ। कितना में तो अब उसमें बोल रहा है टेंजेंट पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैराबोला कैसे बनेगा? पैराबोला बनेगा भी या नहीं बनेगा? जैसे देख लीजिए, अगर हमारा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax लिखा हुआ था वहां पे, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स ए, और x की जगह जो है लिखा है आपका आई थिंक x प्लस ए टाइम्स साइन इनवर्स था या साइन था, सिंपली साइन एक्स बाई ए, साइन एक्स बाई ए ये है। तो इसको अगर रिलेट करोगे तुम तो ये जो टर्म है एक्स बाई ए और ये जो टर्म है ये पैराबोला के उस इक्वेशन से के जैसा है जो होता है एक्स इसका फॉर्मूला हो गया मैम। हाँ, 4ax वाला। अब ये जो है पैराबोला वो बनता कैसा है? ऐसा पैराबोला है, और इसमें टेंजेंट बोल रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के पैरेलल टेंजेंट। पहली बात, पैराबोला तो हर कर्व में, अब पैराबोला में ऐसे टेंजेंट बनेगा क्या? क्योंकि हर स्टेज पे क्या होता है, जब पैराबोला बनाते हैं ना तो हर स्टेज पे ही ऐसे ऐसे बढ़ता चला जाएगा। ये पैराबोला आपका इंक्रीज होता जाएगा, जैसे जैसे पॉइंट बढ़ाओगे ये पॉइंट भी इंक्रीज होता जाएगा। अब इसमें बोला जा रहा है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, तो पैरेलल मतलब कुछ ऐसा बोल रहा है ना, स्ट्रेट। अब स्ट्रेट लाइन ऐसा फॉर्म होगा या नहीं? क्योंकि ये हर पॉइंट पे बढ़ रहा है। ये जो कर्व बनता है ना, अगर इसका एक्चुअल टर्म याद हो आपको तो देखिएगा, ये जो कर्व बनता है ये इक्वी डिस्टेंट होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से। ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ये डिस्टेंस इक्वल होगा, ये सारा डिस्टेंस इक्वल होता है। और जब ऐसा होता है ना तब पैराबोला हम लोग ऐसे फॉर्म करते हैं। और नेक्स्ट स्टेप पे जाएगा तो ये ऐसे होगा। तो हर केस में क्या हो रहा है, ये कहीं ना कहीं इंक्रीमेंट हो रहा है। तो पैराबोला का टेंजेंट बनेगा तो कुछ ऐसा बनना चाहिए, या फिर यहाँ बन सकता है ऐसे, समझ रहे हैं? इसमें पैरेलल नहीं हो सकता है, क्योंकि ये पैराबोला कुछ ऐसा है, ऐसा बन रहा है, और यहाँ पे और इंक्रीमेंट होता जाएगा, ऐसे जाएगा वो भागते हुए ऊपर। तो उस केस में वैसा होगा ही नहीं, तो इसीलिए यहाँ लिखा है पैरेलल। अगर वाई एक्सिस ये वाला जो इक्वेशन दिया है उसके अकॉर्डिंग अगर पैरेलल टू एक्स एक्सिस है दैट मीन्स वो होगा ही नहीं, dy by dx होगा, दैट विल बी 0। स्लोप इस केस में 0 हो जाएगा। डिफरेंशिएट करना है क्योंकि हमें निकालना तो है, लेकिन हाँ निकालना है इसलिए, ये जो टर्म सॉल्व कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज शो करना है, शो दैट ऑल द पॉइंट्स
on the curve at which tangent is parallel to x axis. अब जो भी होगा शो करना है तो अब डिफरेंशिएशन dy by dx को हमको निकालना पड़ेगा कुछ भी शो करने के लिए, क्योंकि बात कर रहा है टेंजेंट की। dy by dx कुछ भी है नहीं है, जीरो है, जो भी है हम जीरो से बाद में इक्वेट कर लेंगे, तो dy by dx का वैल्यू तो जीरो आएगा, लेकिन डिफरेंशिएशन करके देखना पड़ेगा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x या फिर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ y। तब इसको डिफरेंशिएट जब करोगे तो हम लोग इसको डिफरेंशिएट करते हैं, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y एंड y का डिफरेंशिएशन dy by dx। इधर राइट हैंड साइड में आ जाइए, 4a इज अ कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1 एंड a sin x का डिफरेंशिएशन हमारा a एज इट इज cos, sin का डिफरेंशिएशन cos x by a और x by a का डिफरेंशिएशन 1 by a। तो आपका टर्म यहाँ पे ये आ जाएगा 1 by a स्क्वायर, a एक टर्म कैंसिल हो जाएगा 1 by a से, तो बचा क्या cos x by a और 1 प्लस ये। अब ये है क्या dy by dx जीरो है, सो दिस होल टर्म इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि dy by dx है ये टर्म कांस्टेंट, इस टर्म को इधर लेके चले और पूरा का पूरा जीरो हो जाएगा। अब यहाँ से देखें तो दिस टर्म, दिस होल टर्म इज इक्वल टू जीरो, so 1 plus cos x by a is equal to 0, so cos x by a is equal to -1। so यहाँ पे देखना पड़ेगा for what angle, x का वैल्यू निकालना होगा ना हमें, x का किस वैल्यू के लिए, मैंने यहाँ बताया था ना डिफरेंशिएट करेंगे जीरो तो आएगा, पता है टोटल टर्म ये डिवाइड बाय dx जीरो आने वाला है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ x, तो x का वैल्यू अगर a पाई होता है तो हमें जीरो टर्म मिल जाएगा। अब a का वैल्यू, यही वैल्यू जो आप निकाले हैं इस इक्वेशन में डाल के देखिए क्या रिजल्ट आता है। सो अब x का वैल्यू, नाउ पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू a पाई, ये वैल्यू पुट करके देखना है। अब x का वैल्यू, और हाँ x का वैल्यू a पाई जो पुट करेंगे, ये a पाई टर्म क्या बता रहा है, एंगल। सो आपको यहाँ ये रखने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, जो एंगल का पॉइंट है आपको वहां रखना है, तो एंगल का पॉइंट रखोगे तो a पाई x a कैंसिल, सिंपली आ गया ये टर्म, और यही चीज बस हम लोग शो कर दे रहे हैं ये टर्म कब आ रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा आपसे कुछ नहीं था ज्यादा, बस बता रहा था कि सारा पॉइंट इस पे लाई करेगा या नहीं, तो लाई करेगा मतलब जो भी इक्वेशन आपका रिजल्ट होके सॉल्व होके आ रहा है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, इसी इक्वेशन के फॉर्म में आना चाहिए, और ये इतना हो रहा है जो इसी फॉर्म में आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं इस चीज को हम प्रूफ कर पा रहे हैं, नहीं तो नहीं कर पाते, क्योंकि इस क्वेश्चन का रिजल्ट हम लोगों को ऑलरेडी पता है, पैराबोला है ये पता है, dy by dx पता है, पॉइंट हम लोगों ने कैलकुलेट किया और उस पॉइंट पे शो करना है कि ये जो होगा पैरेलल होगा, जीरो होगा और वो टर्म होगा। अच्छा, साइन पाई का वैल्यू कितना होता है, 1। 1। तो सिंपली आपका क्या टर्म आ गया, देखिए मैम इसमें वो ए की जगह पर ए रहना चाहिए ना, एक और ax प्लस a sin पाई है तो sin पाई 1, तो ए तो बचेगा यहाँ पर। नहीं समझ में, ए साइन पाई, अच्छा ये पुट करने के लिए, x का वैल्यू पुट करने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, जैसे यहाँ पर sin पाई इंटू ए है ना लास्ट में, हाँ हाँ, तो sin पाई का वैल्यू 1, तो a इंटू 1 ए बच जाएगा ना, ए इंटू 1 बचेगा, तो आप 4ax इंटू, आप बोल रहे हैं 4a स्क्वायर के टर्म में रखने के लिए, यही ना बस हाँ ना? हाँ, तो उसमें क्या बोल रहा है ना, देखो ये रिजल्ट आपको, ये इक्वेशन इस फॉर्म में बताना भी नहीं, आपको बस ये करना है ना कि ये इक्वेशन इस फॉर्म में मतलब सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं, बस ये चेक करना है। रिजल्ट आपका क्या ये ओके है, बस वो बता रहा है, इसको कंपेयर करके देख रहा है। ये तो हम लोग ऐसे लिखेंगे सिंपली, मतलब ये बता रहा है ना कि इस फॉर्म में अगर, ओके समझ आ गया। तो वो टर्म खाली बस बताना है, इसका वो मीनिंग नहीं है कि आप ऐसे करो, ठीक है। यस मैम।
तो इसमें और भी क्वेश्चंस पीसी वाले अभी से एंटर करने लगते हैं। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करके देखो, मैंने कहा ना इस ये जो टॉपिक है ना टेंजेंट और नॉर्मल वाला, इसमें क्वेश्चन का अलग अलग वैरायटी मिल जाएगा, जैसे पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, सर्कल, जितने भी कर्व बनते हैं, इन सब के अलावा भी बहुत सारे कर्व बनते हैं। तो जितना भी कर्व बनेगा, सारे कर्व से कोई ना कोई टेंजेंट फॉर्म होगा, और टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकालना है तो किसी भी कर्व के किसी भी स्ट्रेट लाइन के लिए निकाला जा सकता है ना। तो इसमें जो इस टॉपिक में क्वेश्चन का वैरायटी आपको बहुत मिलने वाला है, अलग अलग कर्व रहेगा, अलग अलग स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन रहेगा वो गिवन होगा। अब उसमें आप कैलकुलेट करके बताओ क्या टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन है। अब कौन सा कर्व देगा, किस फॉर्म का कर्व देगा, ये डिपेंड करता है टोटली क्वेश्चन सेटर पे, ठीक है। तो इसमें ऑप्शंस बहुत होंगे आपके पास, और इसमें कौन सा आएगा आपके लिए एग्जाम में एग्जैक्टली आ जाए वो नहीं पता आपको। तो हर टाइप का पैराबोला से रिलेटेड, स्लिप से रिलेटेड, हाइपरबोला से रिलेटेड, सिंपल कर्व से रिलेटेड सारे टाइप के क्वेश्चंस कुछ ना कुछ बनाइए, ठीक है। तो उस तरह से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि चूंकि वैरायटी इसमें ज़्यादा है तो इसमें ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है। जैसे हम लोगों ने डिफरेंशिएशन में पढ़ा था शुरू में, dy by dx जो कैलकुलेट कर रहे थे n टाइम्स, तो वो n टाइम्स कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा टर्म्स यूज़ करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि उतने टर्म्स होते थे हमारे पास, अलग अलग वेराइटीज़ है, कोई भी फंक्शन है उसका निकालने के लिए बोल दिया जाएगा आपको, लेकिन वो जब कैलकुलेट करने के लिए बोल रहा है, जो रिजल्ट्स होंगे वो डिफरेंट होंगे। मतलब आपके पास वेराइटीज ज़्यादा, इंटरडिटर्मिनेट फॉर्म में कुछ पर्टिकुलर वेराइटी ऑफ क्वेश्चन है, फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन था। टेलर्स थ्योरम, मैक्लॉरिन थ्योरम फिक्स टाइप ऑफ क्वेश्चन है। लेविनिस थ्योरम में एक ही पैटर्न है, फंक्शन थोड़ा डिफरेंट होता था। तो ये सब चीज़ देखो, नोटिस करने वाली यही सब चीज़ें जो आपको बताता है कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन का हम पीडीएफ शेयर कर देते हैं, आप लोग भी बनाकर देखिएगा क्या आ रहा है, ठीक है। तो चार्ज नहीं हो रहा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट डे फिर डिस्कस करते हैं।